और आज लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। आज पीएम मोदी ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। आडवाणी के घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। हर साल वो उनके घर जाते हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो आज देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी पूरे 94 साल के हो चुके हैं और उनके घर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हर साल वो उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर जाते हैं और आज की ये तस्वीरें जहां पर वो पहुंचे हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए, उनके साथ वेंकैया नायडू भी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। फूलों का गुलदस्ता लेकर वो लालकृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचे हैं। दिल्ली से तस्वीरें लालकृष्ण आडवाणी के घर से। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। सुकमा के मरईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चला दी। वारदात में मौके पर 4 जवानों की मौत हो गई और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीनगर के बाटमालू इलाके में रविवार की शाम आतंकियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन है। 8 नवंबर 1927 को जन्मे आडवाणी 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। पीएम ने ट्वीट कर लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देते हुए उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके कई प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। किसान आंदोलन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर केंद्र पर निशाना साधा। मलिक ने कहा कि 600 किसानों की मौत हुई लेकिन सरकार ने चिंता नहीं जताई। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर डॉक्टर भी मान रहे हैं कि स्थिति सेहत के लिहाज से काफी चिंताजनक है। अब दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। गोपाल राय ने एक चिट्ठी लिखकर कई मुद्दों पर रोशनी डाली। उन्होंने लिखा कि पूरी दिल्ली कई दिन से प्रदूषण की मार झेल रही है। दिल्ली की हवा दमघुटू बनी हुई है। पूरी दिल्ली इससे चिंतित है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार रविवार को कोटा पहुंचे। यहां रेलवे स्टेशन पर कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। आज कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अजमेर जिले के किशनगढ़ में चोरों ने एक मकान में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चोरी के दौरान मकान से लाखों की नकदी सहित कीमती आभूषण पर हाथ साफ किया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। दौसा में थाने पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाकर लौट रहा एक शख्स अचानक कुएं में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को कुएं से बाहर निकाला। दौसा में गुरुग्राम की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। रेप के बाद महिला बदहवास हालत में मिली। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर में एक युवती को दिन दहाड़े किडनैप करने के मामले में पुलिस ने घटना के 1 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची ग्रामीण थाना पुलिस की टीम पर एक पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। यही नहीं, कांस्टेबल की वर्दी तक फाड़ी गई। कोटा में महिला की बर्बर पिटाई का मामला सामने आया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि महिला पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। भरतपुर शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में हुए गोलीकांड में पिता पुत्र की मौत पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दुख जताया। कोटा के रेलवे कॉलोनी में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर तलवार और सरियों से हमले का मामला, पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। राजसमंद के उदयपुर गोमती हाईवे पर रविवार को मार्बल क्रेजी से भरे एक डंपर में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुजरात के सूरत में कामरेज चौराहे पर एक कार में अचानक आग लग गई। कार चालक समय रहते कार से निकल गया जिससे उसकी जान बच गई। वहीं आग से कार जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाद इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में रविवार रात भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग पहुंच गया। भरतपुर के नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक मारुति वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली भी मौके पर ही पलट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी क्षेत्र के भामाशाह तनसुख बोरा रविवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री गहलोत को अवगत करवाया। इस्तांबुल में होने वाली सीनियर वर्ग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में लवलीना के चयन पर यूथ बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन अरुंधति चौधरी ने सवाल उठाए। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्णय के खिलाफ खुलकर सामने आई। और ये तस्वीरें सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर से, जहां पर उनके बर्थडे का केक इस समय काटा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। वेंकैया नायडू भी इस समय तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी तस्वीरों में दिखाई दे रही है। तो आज लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। आज पीएम मोदी ने आडवाणी को पहले ट्विटर के जरिए बधाई दी, फिर उनके घर पहुंचे और इस समय उनका केक काटा जा रहा है। लाइव तस्वीरें सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर से। आज लालकृष्ण आडवाणी पूरे 94 साल के हो चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के कद्दावर नेताओं के अंदर गिने जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों कि अथक मेहनत के चलते आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आई है, जहां पर सिर्फ 2 सीटों से शुरुआत की। इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी को लौह पुरुष भी कहा जाता है। और चलिए अब बात पुष्कर मेले की, जिसका आज से आगाज हो रहा है। मेले में भाग लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में पशुपालक पुष्कर पहुंचे। कोरोना की वजह से 1 साल के अंतराल के बाद पुष्कर पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उद्घाटन समारोह नहीं होगा। हर साल पुष्कर में ये आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार उद्घाटन समारोह नहीं हुआ। राज्य भर के पशु, और न केवल राज्य भर के बल्कि आसपास के राज्यों के पशु भी इस मेले में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। सैकड़ों सालों से चला आ रहा ये मेला पूरे देश में विख्यात है। और चंद्रशेखर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी मेले से, उनके पास चलते हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ हाइलाइट्स हैं इस मेले की, क्योंकि 1 साल के बाद में आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर ये मेला विख्यात है। पूरे अलग अलग प्रदेशों के पशु यहाँ पर जो है वो भाग लेने के लिए आते हैं। क्या कुछ हाइलाइट्स आज इस मेले की, क्या लोगों का जुटना शुरू हो चुका है? बिल्कुल, आज से बताना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को कि पुष्कर का पशु मेले का आगाज आज से हो गया है। कोरोना काल के अंदर 2 साल से जो आप मेरे पीछे धोरे देख रहे हैं ये बिल्कुल सूने थे, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने पशु हाट मेले की जो अनुमति है वो दी है। उसके बाद से पशुपालक जो हैं अपने ऊँटों को और घोड़ों को लेकर के यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का भी विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। एक पशुपालक हैं जो जैसलमेर से आए हैं, वो भी हमारे साथ में है, उनसे जानेंगे किस तरह से आप आए। हम गांव फूलासर, जिला जैसलमेर, तहसील पोखरण, वहाँ से आए हैं। कितने पशु लेके आए हैं? 10-12 पशु लेके आए हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं पुष्कर मेले को लेकर के? पिछले साल पुष्कर मेला आयोजित नहीं हुआ था, तो किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? व्यवस्था यहाँ ठीक ही है, बहुत ठीक, पहले जैसी है वैसी है व्यवस्था। इससे पहले नागौर में भी पशु मेले का आयोजन हो चुका है कुछ महीनों पहले, क्या आप लोग उसमें भी गए थे? नागौर ठीक है। और अब पिताजी से पूछ लो। सर, कहाँ से आए हैं आप? जैसलमेर से। किस तरह का आयोजन है, किस तरह की व्यवस्था है? अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, पानी की है,
रोटी बाटी की तो है नहीं, हम बनाते हो। चंद्रशेखर, इनसे जानने की कोशिश कीजिए अपने साथ कौन से पशु लेके आए, किस नस्ल के हैं और कब से ये इस मेले में पहुंच रहे हैं। कब से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं पशु मेले के अंदर? 2 दिन हो गया। 2 कितने पशु आप लेके आए? कोई 4 लाए, कोई 5 लाए, ऐसे लाए। अच्छा, और कौन कौन से किस्म के आपके जानवर हैं? कोई चोखे है, कोई 15,000 के, कोई 25,000 के, कोई 10,000 के, जैसा भी जानवर है, जैसा भी पैसा भी है, कोई 40 भी है। धार्मिक मेले का आयोजन इस बार नहीं होगा, लेकिन पशु मेले का आयोजन सरकार ने अनुमति दी है, उसको किस तरह से देखते? बढ़िया दी अनुमति दी है, बढ़िया दी। लोग भी ठीक है, अंदर आप कोई मजदूरी गुजारा करेगा। देखिए आसिफ, इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 साल से पुष्कर मेले का आयोजन नहीं हुआ, गत वर्ष आयोजन नहीं हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए पशु मेले की इस बार अनुमति दी है, जिससे इनकी रोजी रोटी का जो संकट है वो कुछ हद तक दूर हो सकेगा। बिल्कुल चंद्रशेखर, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज मेले का आगाज हुआ है। चूंकि पहला दिन है, आने वाले दिन के अंदर या कल परसों तक ज्यादा पशुपालक यहां पर पहुंचे अपने जानवरों को लेकर, और मुख्य तौर पर जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उसमें घोड़े या ऊंट, चूंकि जो है वो ऊंट राजस्थान का मुख्य पशु है, लिहाजा सबसे ज्यादा ऊंट यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर दूसरे जानवरों की बात करें, क्योंकि जैसलमेर से अगर ऊंट लेकर लोग यहां पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि वो राज्य के दूसरे कोने तक पहुंचेंगे। वैसे ही कौन कौन से पशु इस मेले का मुख्य आकर्षण है, घोड़ों और ऊंट के अलावा? देखिए, इसके अलावा पुष्कर मेले के अंदर हर बार हरियाणा से भैंसों की विशेष नस्ल यहाँ पर पहुंचती है, और साथ में गाय और अन्य जानवर भी यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल यदि पुष्कर मेले की बात की जाए तो सिर्फ ऊंट और घोड़े ही हैं जो पुष्कर मेले में पहुंचे हैं। बाकी जानवरों की आवक जो है वो लगातार जारी है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आज से न्यूज 18 राजस्थान खेलों को लेकर एक मुहिम शुरू करने जा रहा है। मुहिम है खेल से खोलो किस्मत। इस मुहिम में हम बताएंगे खेलों को लेकर क्या मुश्किल है, ये मुश्किल कैसे दूर होगी, क्या जिम्मेदार लोग जवाब देंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। खेलों को लेकर नजरिया बदला है, जहां पहले खेलने कूदने को लेकर अच्छा नहीं समझा जाता था, वहीं अब युवाओं को लेकर रुझान बढ़ा है। लेकिन सिर्फ दिलचस्पी बढ़ने से ही पदक नहीं मिलते हैं, इसके लिए बेहतरीन सुविधाएं होना जरूरी है। कैसा है प्रदेश में खेलों का बुनियादी ढांचा? न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम, खेल से खोलो किस्मत। क्या है मुश्किल, कैसे दूर होगी मुश्किल, जिम्मेदार नेता अधिकारी देंगे जवाब। खेल से कैसे खुलेगी किस्मत। एक पुराना मुहावरा या कहें नसीहत कभी कभार अब भी सुनाई पड़ जाती है कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इस सोच का नतीजा भी दीवार पर लिखी इबारत की तरह दिखाई देता है। जब ओलंपिक जैसे खेलों की पदक तालिका में 1.25 अरब की जनसंख्या वाले देश का नाम ढूंढना पड़ता है। खेल की प्रतिभा हमारे देश में है, इसके उदाहरण दिखते रहते हैं, लेकिन इसके उदाहरण ज्यादा दिखाई देते हैं कि कैसे तमाम प्रतिभाएं चमक बिखेरने के पहले ही समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। रोजी रोटी के लिए गारंटी वाली पढ़ाई और कमाई के लिए पुराने ढर्रे को छोड़ने की हिम्मत विरले ही जुटा पाते हैं। इनमें भी खेलों की तरफ मुड़ने की सोचने वाले और भी कम। कहां जाएं, क्या करें, कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ मिल पाएगा भी या नहीं, जैसे सवालों के जवाब उनका रास्ता रोक लेते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में बदलाव की बयार महसूस तो हो रही है। एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई भारतीय सितारों ने चमक बिखेरी है, लेकिन खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं। एक नजर डालते हैं प्रदेश में उपलब्ध खेल सुविधाओं पर। प्रदेश में कुल 19 खेल अकादमी हैं, जिनमें प्रवेश के लिए हर साल करीब 8,000 खिलाड़ी ट्रायल देते हैं।
उनमें से करीब 450 खिलाड़ियों का ही चयन होता है। इसके लिए 13 से 17 साल की उम्र तय है। चयनित खिलाड़ियों को पढ़ाई, आवास और खेल प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था सरकार करती है। इनमें बालक वर्ग के लिए 9 अकादमी हैं, जबकि बालिका वर्ग के लिए 6 अकादमी चल रही हैं। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी कई अकादमियां चल रही हैं। हर अकादमी में ट्रेनिंग के लिए 4 से 5 कोच रखे गए हैं। वहीं प्रदेश में खेल परिषद के करीब 38 स्टेडियम हैं, जिनमें जयपुर में 3 स्टेडियम तो जोधपुर में 2 स्टेडियम हैं। साथ ही धौलपुर, राजसमंद, सिरोही और प्रतापगढ़ में स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया जारी है। वहीं जयपुर और जोधपुर में 2 स्कूल स्पोर्ट्स के बनने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलों में रेगुलर सेंटर हैं, जहां स्थायी और अस्थायी कोच प्रशिक्षण दे रहे हैं। स्थायी कोच की बात करें तो खेल परिषद के पास करीब 120 कोच हैं, जबकि अस्थायी कोच की संख्या 300 से ज्यादा है। वैसे तो पूरे देश में खेलों को लेकर युवा पीढ़ी का बेहतरीन रुझान देखने को मिल रहा है। प्रदेश के खेल जगत में भी बदलाव नजर आया है। खेलों पर फोकस करने के साथ ही खिलाड़ियों के रोजगार और नौकरियों के स्थायी बंदोबस्त और बड़े खेल आयोजनों में सरकार की दिलचस्पी ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को नई ऊर्जा दी है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने हालिया ओलंपिक और पैरालंपिक में सराहनीय उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। वहीं सरकारी अकादमियों से निकले कई खिलाड़ियों ने भी कई बार अपना दम दिखाया है। इनमें तीरंदाजी अकादमी से निकले रजत चौहान तीरंदाजी में एशियन गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वहीं हैंडबॉल गर्ल्स अकादमी की कनिका रॉय, वर्षा जाखड़, रुक्मणी बिट्टू, पूजा कंवर एशियन चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। महिपाल सिंह, अखिलेश कुमार, योगेश कंडेरिया, राजवीर सिंह भारतीय बास्केटबॉल टीम में खेल चुके हैं, जो बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर से निकले हैं। प्रदेश के खेल जगत में किस तरह बदलाव आ रहा है और कैसे प्रदेश में खेलों की ओर रुझान बढ़ रहा है, अभी क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों से मुकाबले की क्या योजना है, ये सब आपको बताने समझाने के लिए ही हमने शुरू किया है ये कैंपेन खेल से खोलो किस्मत। अगले 1 महीने में हमारी टीम प्रदेश के हर हिस्से में जाएगी और जानेगी कि खेलों से किस्मत खोलने के लिए कहां कितनी सुविधाएं मौजूद हैं और कहां इन सुविधाओं का बुरा हाल है। जिम्मेदार अधिकारियों, नेताओं से जानेंगे कि ऐसा क्यों है, इसे सुधारने की क्या कार्य योजना उनके पास है और कब तक वो पूरे प्रदेश को खेल और खिलाड़ियों की उम्मीदों का प्रदेश बना देंगे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात सरकार की सलाह की। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से अपील की है। अपील सावधानी बरतने की, सतर्क रहने की, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की, क्योंकि यूरोपीय देशों में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं कोरोना अभी गया नहीं है। सरकार की सलाह, ना बने लापरवाह, बरतिए सावधानी, रहिए सतर्क, भ्रम में न रहें, कोरोना अभी गया नहीं। जी हाँ, सावधान रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आंकड़े गवाह हैं, बता रहे हैं कि दुनिया में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यही चिंता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी है। लिहाजा आम लोगों से अपील कर रहे हैं सावधानी बरतने की, सतर्क रहने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि त्योहारों के दौरान हुए आवागमन से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। इससे बचने के लिए हम सभी को कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना इत्यादि का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे त्योहारों के बाद भी खुशियां और उल्लास बना रहे। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर आगे कहा है कि यूरोप के देशों में फिलहाल कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीज अधिकांश वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है।
इसलिए लापरवाही न बरतें एवं वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीन ही कोरोना से जीत का रास्ता है। दरअसल फेस्टिव सीजन में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। ऐसे में जानकार बता रहे हैं कि अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो फिर परिणाम भयावह हो सकते हैं। देखिए जरा फेस्टिव सीजन में देश में कैसे टेस्टिंग धीरे धीरे कम होती गई। 1 अक्टूबर 15,17,000, 6 अक्टूबर 18,53,000, 12 अक्टूबर 13,25,000, 18 अक्टूबर 11,81,000, 24 अक्टूबर 9,98,000, 30 अक्टूबर 12,57,000, 6 नवंबर 8,10,000। आंकड़ों का गणित तो आप समझ ही गए होंगे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील को भी सुन लीजिए। सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और कोरोना को पैर पसारने से रोकिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।